हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो ये आपका पार्ट 2 है नेशनल इंस्टीट्यूशंस का। पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को देखा नहीं है या फिर उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लें पार्ट 1 को। और इसके अंदर भी हम 3 नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन साथियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आशय समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय संस्थान से हमारा आशय क्या है। राष्ट्रीय संस्थान विकलांगता के क्षेत्र में मानवीय विकास में लगे हुए हैं। विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान और विकास के प्रयास करते हैं। यानी कि ये अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहे हैं, पुनर्वास संबंधी कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश के दिव्यांग बालकों को या जो दिव्यांग लोग व्यावसायिक क्रिया में लगे हुए हैं उनका जीवन किस तरीके से उच्च कोटि का हो, उच्च मूल्यों का हो और वो जीवन में किस तरीके से समावेशित हो सके, पुनर्वासित हो सके, उसके लिए ये राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। बात करें तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस की हम इस तीनों वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं वो यहाँ पर आपको स्लाइड के माध्यम से दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें से हमने कुछ वीडियोस आपको पहले पार्ट में दे रखी हैं, वो आपको पता होंगी। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जा कर के पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद पार्ट सेकेंड देखें तो और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे मैं बता दूं कि कौन कौन सा टॉपिक पार्ट फर्स्ट में हो चुका है। तो वो हमारा निपैड, निवेड और AIISH हो चुका है। तो आज के सेक्शन में हम लोग अलीजंग यावर, NILD और निपैड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये बताइए AYJNISHD लिखा जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका विस्तृत नाम बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़। आई होप कि आपको इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो 9 अगस्त 1983 को हुई थी। ठीक है, संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983। यहाँ पर हमने लोगो भी लगा दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ में, ताकि आपको पता लगे कि इनका जो मेन लोगो पेज है वो कैसा है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगजन जो है वो एक सिंबल है कि ये जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसेबिलिटी के क्षेत्र में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर डिसेबिलिटीज़ लिखा है यहाँ तक इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा और समझते हैं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अली जंग यावर की स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई थी। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग दिव्यांगजन भारत सरकार नई दिल्ली के तहत एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान बांद्रा पश्चिम में मुंबई में स्थित है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जो है यानी कि क्षेत्रीय केंद्र जो है इसके कलकत्ता में 1984, नई दिल्ली में 1986, सिकंदराबाद में 1986 और भुवनेश्वर में 1986 यानी कि उड़ीसा सरकार के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। मैं हर स्लाइड में आपको ये भी बताता चलूँगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपसे। ठीक है, आपसे इसका विस्तृत नाम पूछा जा सकता है जो पहले की स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। स्थापना का वर्ष पूछा जा सकता है तो 9 अगस्त 1983। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थापित है तो आपको बताना है संस्थान बांद्रा मुंबई में स्थापित है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इन शहरों में से कौन से शहरों में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं या रीजनल सेंटर हैं वो नहीं है
अगर आपको पता होगा कौन कौन से क्षेत्र में है तो आप आसानी से उसका जवाब लगा पाएंगे। तो याद रखिएगा कि संस्थान का जो कार्यालय है वो कलकत्ता में है, जो कि 1984 में ओपन हुआ था। नई दिल्ली में है 1986 में, यानी कि 1986 में, और सिकंदराबाद 1986, भुवनेश्वर 1986। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये जो संस्थान है ये कौन से विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। मैंने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में भी स्वायत्त संस्था के बारे में बताया था कि स्वायत्त संस्था को अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्त संस्था का अर्थ होता है कि अपने कार्यक्रम बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से चलाना, ये सारे के सारे संचालन संबंधी जो निर्णय होते हैं वो स्वायत्त संस्थाएं अपनी कमेटियों के माध्यम से लेती हैं। इसके ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव या हस्तक्षेप नहीं होता है। आई होप कि स्वायत्त संस्था के विषय में भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। ये जनशक्ति विकास और सेवाओं के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्र है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय केंद्र को 2015 में नोएडा में स्थानांतरित कर दिया गया है और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र को 2008 में जलना नाम के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जलना जो है उड़ीसा में है दोस्तों। ग्रामीण पुनर्वसन योजना GPY के तहत जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। अधिकारिता और भारत सरकार की शुरुआत से वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस का कार्यक्रम जो है, मैंने आपको सारे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया था कि रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के क्षेत्र में जो है उत्पादक चीज़ों को उत्पन्न करना, चाहे वो अच्छे पुनर्वास कर्मी हो, चाहे वो NGO को मान्यता देने की बात हो, NGO के अंदर कार्यक्रम चलाने की बात हो, पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर अपने क्षेत्रीय केंद्र खोल करके कार्यक्रम चलाने का विषय हो, या फिर अवेयरनेस फैलाने का विषय हो। ये सारे जो विषय हैं ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस करते हैं और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का निर्माण करते हैं ताकि जो हमारे दिव्यांग बालक हैं वो और भी सबल और प्रबल हो सके। चलिए आगे चलते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य संवेदी यानी कि श्रवण और दृष्टि, शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण पुनर्वास प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 24 DDRC और अली जंग यावर को आवंटित किए गए थे। ठीक है, अली जंग यावर जो इंस्टीट्यूट है हमारा, उसको 24 DDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रीजनल सेंटर होते हैं, ठीक है, वो आवंटित किए गए थे और 24 DDRC सफलतापूर्वक स्थापना के पूरा होने और 3 साल तक चलने पर राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, NGO के रूप में सौंप दिए जाते हैं। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जितने भी DDRC सेंटर्स वगैरह होते हैं उनका संचालन संबंधी कार्य भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस को सौंपा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड में NILD की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो किसकी बात करेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो 1978 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में संस्थान सामने आया था। याद रखिएगा कि डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जितने भी संस्थान हैं सभी के सभी स्वायत्त निकाय हैं, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, यानी कि मंत्रालय का एक विशेष जो है इनके कार्य में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है और संस्थान की स्थापना 1978 ठीक है, संस्थान की स्थापना 1978 या फिर 1978, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बात करते हैं संस्थान के बारे में। NILD संस्थान दिव्यांगजन लोकोमोटर विकलांगता के क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है जो 1978 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में सेवा में आया। यह कलकत्ता शहर में स्थित है और पूरे देश में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कोलकाता के अंदर स्थित है और पूरे देश में रीजनल सेंटर के माध्यम से अपनी सर्विसेज दे रहा है।
तो मैंने आपको इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता दिया, सिटी के बारे में बता दिया, इसका जो डिटेल नेम था यानी कि विस्तृत रूप था वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। अस्थि विकलांग आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास विकसित करना, अर्थात फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक, ऑर्थोटिस्ट और पर्थोटिस्ट, रोजगार और प्लेसमेंट अधिकारी, व्यावसायिक परामर्शदाता आदि का प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन और प्रयोजित करना। एक बार मैं आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो जितने भी रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी को तैयार करना नेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आपको पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके अलावा जो व्यावसायिक चिकित्सक होता है ना, वोकेशनल डेवलपमेंट करने वाला, उसके बाद में ऑर्थो वाला, इस तरह के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे तैयार करना नेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, यानी कि प्राथमिक जो उनकी कर्तव्य है उसके अंदर ये आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अस्थि विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास, पुनर्स्थापनात्मक सर्जरी, सहायता और उपकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना, सहायक उपकरणों का मानकीकरण करना, उनके निर्माण और वितरण को बढ़ावा देना, राज्य सरकार और स्वैच्छिक एजेंसियों को परामर्श प्रदान करना और विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में एक शीर्ष दस्तावेजीकरण सूचना केंद्र के रूप में कार्य करने से है। यानी कि क्या क्या बताया कि एक तो रिहैबिलिटेशन का कार्य करते हैं, दोबारा री-एस्टैब्लिशमेंट का कार्य करते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर किसी को कोई अप्लायंसेस चाहिए यानी कि उपकरण वगैरह चाहिए तो उसकी सहायता प्रदान करते हैं। और जितने भी प्रकार के जो दिव्यांग बालक हैं हमारे, उनके जीवन को उत्तम बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए जो भी कार्य अपेक्षित होते हैं वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम अगले इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है दोस्तों कि कठोर विकलांगता से हमारा क्या आशय है। ठीक है, कठोर विकलांगता की डेफिनेशन आपको नीचे देनी है। कितने बच्चों को पता है बताइएगा ताकि हम आगे आपको उसको क्लियर कर सकें। तो संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो साल 2005 में हुई थी। और एक बार मैं फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अधिकारिता विभाग के तहत ईस्ट कोस्ट रोड, मुथकांडू, चेन्नई, तमिलनाडु। सेंट्रल डिटेल एड्रेस देख लीजिए, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुफलिस बस टर्मिनल और हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर पर 2005 में स्थापित बहुराष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों अधिकारिता संस्थान, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक विकलांग जैसे कि बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। सीधी सी बात की जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 2005 में। और कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो आपसे बताना है राज्य में तमिलनाडु। और अगर आपसे शहर पूछा जाता है तो चेन्नई। ये डिटेल एड्रेस हमने इसलिए लिखा ताकि अगर किसी को पहुँचना हो यहाँ पर तो भी वो आसानी से पहुँच सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, चेन्नई में इस्टेब्लिश है ये और 2005 में खुला था। और ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में काम करता है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी से हमारा आशय है कि जब किसी एक व्यक्ति में 2 प्रकार की विकलांगता विद्यमान हो जाती है उसे हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। और मैंने आपसे सीवियर डिसेबिलिटी यानी कि कठोर विकलांगता की परिभाषा पूछी है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने बच्चों को पता है बताना है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही ये कार्य करता है और इसने भी अपने रीजनल सेंटर बना रखे हैं पूरे देश में ताकि ये मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित हमारे दिव्यांग बालकों को सहायता प्रदान कर सके। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार बात करें तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो है यानी कि उस डिसेबिलिटी के तहत लगभग सारी डिसेबिलिटी को इन्होंने कवर किया हुआ है। फिर भी मैं एक बार नाम से बता देता हूँ आप लोगों को। दृष्टिहीन, कम दृष्टि वाले, कुष्ठ से ठीक होने वाले व्यक्ति, श्रवण बाधित यानी कि बधिर और सुनने में कठिन, चलन अक्षमता, बोनापन, बुद्धि का क्षमता, मानसिक बीमारी
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पॉलिसी, पेशीय विकार यानी कि मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की अक्षमता यानी कि एसएलडी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस और नेशनल ट्रस्ट यानी कि नेशनल ट्रस्ट आपको पता है राष्ट्रीय न्यास 1999 अधिनियम के अनुसार ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉलिसी मानसिक मंदता और एकाधिक यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, एकाधिक विकलांगता का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इन सारी विकलांगताओं को शामिल किया गया है। और जो हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो सेंटर है निपैड कह दीजिए, NIEPMD कह दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ये कवर करती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं, उसको रटते हैं, याद करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। वीडियो को लगातार देखिए, बार बार देखिए और याद करने की कोशिश करिए। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं, जी हाँ, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन आप सोचिए कि आपने एक बार दिन में देखा, फिर रात को देखा, फिर देर रात देख लिया और 2-3 दिन में अगर आपने इसको 2-3 बार देख लिया तो आपको चीज़ें बाय हार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए 2-3 बार इस वीडियो को देखते रहिए। तो बात करते हैं कला, पुनर्वास, हस्तक्षेप यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कार्य क्या क्या करते हैं। तो कला पुनर्वास यानी कि उनको आर्टिकल जो आर्ट से रिलेटेड जो रिहैबिलिटेशन के कार्य हैं, कला पुनर्वास। हस्तक्षेप अर्थात शैक्षिक, चिकित्सीय, व्यावसायिक, रोजगार अवकाश और के माध्यम से बहु विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अंतर अनुसंसाधात्मक, बहु अनुसंसाधात्मक और अंतर अनुसंसाधात्मक गतिविधियों को कवर करने वाले विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास करना, सामाजिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पूर्ण भागीदारी के साथ साथ सामुदायिक पुनर्वास परियोजना प्रबंधन और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता निर्माण सहित विभिन्न दृष्टिकोण को विकसित करना है। यानी कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी गई हैं। आप आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो बहु विकलांगता से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, संचालित करना और बहु विकलांगता वाले लोगों के विभिन्न समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक पुनर्वास के लिए ट्रांस डिसिप्लिनरी मॉडल और रणनीति विकसित करना, जिसे इसके बाद संस्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। संस्थान द्वारा ये गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से शिक्षा, पुनर्वास, क्षमता निर्माण, बहुविकलांगता व्यक्तियों के स्वतंत्र जीवन के रूप में पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजित करना, समन्वय करना या सब्सिडी देने से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। प्रारंभिक हस्तक्षेप की बात करें, अगर अर्ली इंटरवेंशन की बात की जाए तो बचपन की शिक्षा, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार, स्वतंत्र जीवन, सामुदायिक पुनर्वास परियोजना प्रबंधन, चिकित्सीय और ऐसे अन्य कर्मियों के क्षेत्र में प्रशिक्षकों और पेशेवरों के प्रशिक्षण को प्रायोजित करना जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, संस्थान द्वारा एक नई विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने से है। बहुविकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के किसी भी पहलू को बढ़ावा देना, डिजाइन किए गए सभी सहायता के प्रोटोटाइप के निर्माण, अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन को बढ़ावा देना और सब्सिडी यानी कि छूट देने के लिए है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। बार बार देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, उसको याद करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए, जितने भी स्पेशल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। और अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए और कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जय हिंद, जय भारत।